हो ही जाती है, बट आइए देखते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको एक एक जर्नल एंट्री दी थी, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया था आपके सामने। वही वर्किंग नोट आप जरा मुझे दे दीजिए। आई टेक दैट वर्किंग नोट विद यू। हमने देखा था हमारे पास दो पार्टनर थे, एक पार्टनर पी था और एक पार्टनर क्यू था। याद है किसी को? पी के 1000 शेयर्स थे और आर के क्यू के कितने थे? 500 शेयर्स थे। फिर हमने आपसे कहा था कि एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा था? 2+1 था। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना पैसा था? बताइए। 3+1 था। फर्स्ट कॉल स्टेज पर कितना पैसा था? 2+1 था। और फाइनल कॉल स्टेज पर कितना पैसा था? 3+1 था। अब इसने ये दिया था, ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, और ये भी नहीं दिया था। तो इसका हमारा बना था 2000 + 1000। ये हमारे पास सिचुएशन बनी थी। ये क्या बना था हमारा? 3000 + 1000 बना था। ये 2000 + 1000 बना था, और ये कितना बना था? 3000 + 1000। और आपको दिख रहे हैं ऊपर क्रॉस। इस व्यक्ति ने क्या किया? ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया था। इसकी स्टोरी में क्या ट्विस्ट था? दिस इज 1000 + 500। दिस इज व्हाट? 1500 + 500। दिस इज व्हाट? 1000 + 500। एंड दिस इज व्हाट? 1500 + 500। ठीक है। फिर आपने क्या किया था? आपने आपने इसका ये फोरफिट किया था, इसका ये फोरफिट किया था, इसका ये फोरफिट किया था। मतलब मैं कुल मिलाकर बोलूं तो ये हिस्सा हमारा फोरफिचर में चला गया था, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो कहाँ चला गया था? कॉल सिनेरियो में। और फोरफिट करते समय भी आपने सिर्फ इसे कंसिडर किया, इसे कंसिडर किया, इसे कंसिडर किया। ठीक है। अगर मैं इन नटशल बोलूं, ए के जो शेयर थे कितने थे? 1000 शेयर्स थे। उस पर फोरफिटेड अमाउंट कितना था? 2000 था। और बी के शेयर जो थे कितने थे? 500 थे। उस पर फोरफिचर का अमाउंट कितना था? बताइए। 2500 था। ये आपका इन नटशल स्टोरी थी। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं को री इशू करके दिखाएंगे। इसकी फोरफिचर की एंट्री हमने करके दिखाई थी पिछली क्लास में, दोज हु वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास। ठीक है जी। अब इसके वेरिएशंस लेके चलते हैं। फोरफिचर होने के बाद इसके वेरिएशंस हैं, कैसे हम इसको लेके चल रहे हैं। री इशू, री इशू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हम एक बार री इशू सीख लेंगे, इसमें री इशू सीख लेंगे, तो हम आगे 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 क्वेश्चंस करने में आसानी होगी प्रोडाटा के साथ। फोरफिचर और री इशू कर रहे हैं। आइए अब हम एक एक करके अलग अलग केसेस लेके चलते हैं। कैसे केसेस लेके चल रहा हूँ आपके सामने, वो देखिएगा यहाँ। केस नंबर 1। मैं 1 2 3 करके केस लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्या? इफ इफ all the forfeited shares were reissued, all the reissued at the rate of rupees 12,000 फुल्ली पेड अप। ऐसे लिखा है, 12,000 रुपीज फुल्ली पेड अप। और यहां लिख रहा हूं नंबर 2 में क्या? कि इफ all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 17,000 फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। अब ये फुल्ली पेड अप का क्या मतलब होता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उन्हें दिख रहा होगा सब कुछ क्लियरली। हेलो? हाँ somebody जी सर। respond। यस दिख सर। रहा है दिख रहा है। ठीक है। कैसे करनी है एंट्री? अच्छा, व्हाट वाज द नंबर ऑफ योर लास्ट एंट्री? क्या था? 9 थी ना? 9 एंट्री। ये 10 नंबर एंट्री बनती है आपकी। क्या करेंगे आप लिखेंगे बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितना लिखेंगे? बैंक डेबिट आप 12,000। थोड़ा स्पेस देके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे आप 1500 ऑल द शेयर्स। फुल्ली पेड अप का मतलब 10। अगर शेयर 20 रुपए का है तो फुल्ली पेड अप 20 से मल्टीप्लाई होगा। अगर फुल्ली पेड अप वाला शेयर 50 रुपए का है, फुल्ली पेड अप 50 से मल्टीप्लाई होगा। फुल्ली पेड अप 10 से शेयर था, 100 का था, 100 से मल्टीप्लाई होगा। फुल्ली पेड अप को मतलब जो शेयर की मैक्सिमम फेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखने से क्या हो जाएगा मेरे पास अब? 15,000 हो जाएगा। 15,000 लिख दिया मैंने। अब जब मैं 15,000 लिख रहा हूँ तो देखो, मैं अपने ऊपर लाइबिलिटी कितने की ले रहा हूँ? 15,000 की। पैसा कितना ले रहा हूँ? 12,000। तो मैंने क्या किया? नोट नहीं करना प्लीज, नोट नहीं करना। मैंने क्या लिखा? डिस्काउंट ऑन री इशू।
डिस्काउंट ऑन री इशू लिखना मत। डेबिट कितने से? 3000 से। क्लियर है? पैसा कम लिया, लाइबिलिटी ज्यादा की, तो यू हैव ऑफर्ड अ डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन री इशू हम लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन डिस्काउंट शब्द तो इशू शेयर में यूज ही नहीं होगा, तो डिस्काउंट लिखेंगे नहीं। और ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? कैपिटल लॉस है। और कैपिटल लॉस को किससे पूरा करते हैं? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या आपके पास है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन हैव अफोर्ड? कितना डिस्काउंट आप मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं? आप 4500। कितने शेयर्स पर? 1500 शेयर्स पर। 1500 शेयर पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं? 4500। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि दी शेयर्स वर इशूड एट री इशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। 4500, उसके बियॉन्ड नहीं। 4500 आपका क्या रहेगा? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है ये वाला। तो यहां मैं डेबिट में क्या लिखूंगा फिर? राइट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितने का? 3000 रुपए का। और ये लिखने के बाद आई राइट नरेशन 1500 forfeited शेयर्स। 1500 forfeited शेयर्स वर री इशू। री इशू कर दिया आपने। तो मेरा आपसे कहना क्या है कि आपके पास पैसा कितना था? 4500। 4500 पैसा था ना? कितना यूज हुआ? 3000 यूज हुआ। कितना रह गया? कितना रह गया? 1500। वो कहाँ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट की फाइनल डेस्टिनेशन कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कहाँ जाएगा वो? तो एंट्री नंबर 11 क्या बनेगी हमारी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर काउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से जाएगा कैपिटल रिजर्व बताइए? दैट विल बी ऑफ 4500 माइनस 3000। कितना जाएगा माइनस 3000 बताइए? 1500 और कितना? 1500। वट एंट्री आई राइट? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। खत्म हो गया एंट्री। बताइए, इस एंट्री पर किसी को कोई डाउट लग रहा तो मुझे बताइए। दिस इज द एंट्री वी हैव टेकन हियर। क्या करना है साहब? आप देखिए यहाँ पर, आई राइट एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट। कितना लिखना है? 17,000। थोड़ा स्पेस देखिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट आई राइट कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमें मालूम है 1500 इंटू 10 ही लिखना है। तो कितना वैल्यू हो जाएगी? 15,000 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। अब 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 हम तो लॉस में तो है ही नहीं। हमने तो 15 के शेयर 17 में दे दिया। हमें तो फायदा हो गया। ये फायदा किस नाम से बोला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। कितने का? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का? 2000 का। क्या नरेशन बनेगी? 1500 forfeited शेयर्स। forfeited शेयर्स वर री इशूड। हो गए री इशूड। अब नंबर 11, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा कितना पड़ा था? कितना था? पूरा का पूरा 4500। कहाँ चला जाएगा पूरा का पूरा 4500? कैपिटल रिजर्व बोल के कहाँ चला जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। खत्म हो गया। नहीं यूज हुआ ना 4500 जो पड़ा था आपके पास। अरे पिछले किस चीज में देखिए, ये रहा 4500। यूज ही नहीं हुआ। नहीं यूज हुआ तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। हो सकता है कि तुम्हें इससे पिछले वाला समझ ना आया हो, लेकिन शायद ये समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ बड़ बात नहीं है। हो गया ट्रांसफर। नंबर 2, आपकी अरे 10 रुपए के शेयर के बदले में आपको फिर क्या करेंगे? हाँ प्रॉफिट है तो फिर शेयर इशू करते समय जो प्रॉफिट होगा बिजनेस प्रॉफिट थोड़ा ही है। अगर शेयर की वैल्यू से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो प्रीमियम कहलाएगा। अगर मशीनरी 15 की 17 में बिकती तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखता। तो ये रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी है बिजनेस का। ये तो इशू ऑफ शेयर्स है। यहाँ शेयर से ज्यादा की वैल्यू होगी, आप उसको किस पे देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। दैट वाज नंबर 2 एंड नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आप, नंबर 3 लेके चल रहा हूँ। इफ ऑल द forfeited शेयर्स वर री इशूड
एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर, 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ऐसे। और यहाँ नंबर 4 क्या लिखा हम लोगों ने? इफ ऑल द forfeited शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 8 पर शेयर, नहीं 8 पर शेयर नहीं लिखते यहाँ पर, रुपीज 12 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ऐसे लिखा हूं। वहां 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे इशू कर दिए, और वहां कितने, 12 पे कर दिए। एंट्री नंबर 10 क्या बनेगी आपकी? बैंक डेबिट। आप कितने में कर रहे हैं? 1500 × 8 कर रहे हैं। 15 के टेबल तो हमें आते ही नहीं शायद। 15 × 120 हो गया 12,000। टू स्पेस देके क्या लिखा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना लिखा? 1500 × 10 लिखा। फुल्ली पेड अप 15,000। डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस कितने का आया? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट बोल के 3,000 का आया। ठीक है, क्या नरेशन लिखी जाएगी? इक्विटी शेयर नरेशन लिखी जाएगी कितना? 1,500 फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशू, रीइशू कर दिए। वो हमने लमसम में अमाउंट लिखा था, पर शेयर की वैल्यू नहीं लिखी थी, यहाँ ऐसा लिख दिया। 11 एंट्री में क्या होना चाहिए बताइए? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू टू क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने से? 4,500 माइनस कितना, 3,000, कितना, 1,500, और कितना, 1,500, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, हो गया ट्रांसफर। यहाँ भी चलिए वही एंट्री बनी, नंबर 10 क्या बनेगा देखो? बैंक डेबिट, कितना, 1,500 विल राइट 12, कितना जगह 1,512, 15 की टेबल तो आती ही नहीं है, 18,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नोट करते चलिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से लिखेंगे? 1,500 कितना लिखेंगे आप? 10 लिखेंगे। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा? 3,000। क्या नरेशन लिखेंगे? 1,500 forfeited शेयर्स वर री इशू, री इशू हो चले। और नंबर 11 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से? पूरा 4,500, पूरा 4,500 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे कर दिया। 4 नंबर हो गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया इसको। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं शायद वो इसे समझ पा रहे होंगे। इस पर नेक्स्ट देखिए, आप पता चल रहा है भाई क्या हो रहा है? इधर से उधर से, उधर से सब लोगों को, इधर से। नंबर नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर। अब कौन सा केस बोले हम लोग अभी? हाँ, 6, 5। इफ ऑल द forfeited शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 6 पर शेयर, कॉमा, नहीं, एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000, कॉमा, रुपीज 8 पेड अप, ऐसे। और नंबर 6 में लिखा हम लोगों ने क्या? इफ ऑल द forfeited शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 18,000, कॉमा, रुपीज 8 कॉल्ड अप। ये क्या परेशानी हुई भाई? फुल्ली पेड अप तो समझ में आता था,
अब ये 8 कॉल्ड अप, 8 पेड अप क्या चीज है? आइए दिखाते हैं क्या चीज है। एंट्री नंबर कितना बोले हम लोग? 10। जब भी आपके पास ऐसी एंट्री आएगी बैंक डेबिट, जब भी बैंक डेबिट आएगा, यहाँ बैंक डेबिट में आपको लिखना है यहाँ पर कितना, 10,000, और थोड़ा स्पेस देखिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1500, जितना पेड अप बोला जाए उससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अभी आपने 8 रुपया पर शेयर मंगवाया है, 2 रुपया नहीं मंगवाया है पेड अप या कॉल्ड अप, इसका मतलब वही है। कॉल्ड अप हो तो भी ये मल्टीप्लाई करना, पेड अप हो तो भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसा करके हम इसे करना है। 15 × 8 कर दिया, ऐसा करके वैल्यू निकली। ठीक है जी। अब अगर 10,000 ऊपर डेबिट में लिखा है और नीचे लिखा है कितना, 8 पेड अप, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई, 7 पेड अप 7 से मल्टीप्लाई, 6 पेड अप 6 से मल्टीप्लाई, फुल्ली पेड अप 10 से मल्टीप्लाई। फुल्ली पेड अप तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज डन। तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 ऊपर 10,000। मेरे पास क्या डिफरेंस आ गया? क्या लिखूंगा उसको मैं? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2,000 से, ऐसे लिखेंगे। और आपका क्वेश्चन ये हो गया। और क्या लिखेंगे? 1,500 forfeited शेयर्स वर री इशू, ऐसा करके एंट्री कर दी। एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बताइए? तो 4,500, 4,500 में से क्या माइनस कर देना है? 2,000 माइनस कर देना, ये 2,000 ये वाला, कितना बचेगा? 2,500 और 2,500, क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर और फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, खत्म। एंट्री नंबर 10 क्या बनेगा बताइए? बैंक डेबिट, दैट इज 18,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना बनेगा बताइए? 1,500 इंटू 8, कितना बनेगा? 12,000। वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने का? 6,000 का। और क्या बोलेंगे? 1,500 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशू। और नंबर 11 क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टोटल अकाउंट कितने का? 4,500 का। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 4,500। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, फिनिश, हो गया, खत्म। बोलिए, समझ में आ रही है चीजें? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट। फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप, ये बात समझ में आई? चाहे वो पेड अप शब्द लिखा हो, चाहे कॉल्ड अप शब्द लिखा हो, मल्टीप्लाई 8 पेड अप 8 कॉल्ड अप उसी के साथ करना है। दिस इज फाइन। सबने नोट कर लिया इसे? हाँ। अपने पेज को दो हिस्सों में बांट के चलें, फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ सेम चीज है, क्योंकि कॉल्ड अप है तो ही पेड अप होगा, पेड अप है तो ऑलरेडी कॉल्ड अप था ही, इसलिए हमने ऐसा करा। अच्छा हो गया, चलो। तो अच्छा, तुम हो कौन से बैच में? तुम कल आए थे? ये तो कल कर लिया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन, क्या नंबर एंट्री करेंगे अब हम? 7। इफ 1,500 of the forfeited shares, all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 7 per share, rupees at the rate of rupees 8 per share, rupees 9 called up, 9 called up, अब ऐसा लिखा हुआ आ जाए। या नंबर 8, if all the forfeited shares were
री इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 12 पर शेयर, कॉमा, रुपीज 9 पेड अप। तब क्या करेंगे, ये आप करके दिखाइए मुझे। आप समझ रहे हैं कि पेड अप शब्द किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? शेयर कैपिटल के साथ। तो दूसरा वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? बैंक के साथ। करिए। बीच बीच में बंद कर देता हूं उसको। नंबर 10 कितना होगा बताइए? नंबर 10 एंट्री। बैंक डेबिट बनाएंगे कितने से? 1500 × 8 से। कितना हो गया? 12,002। इक्विटी शेयर कैपिटल बनाएंगे कितने से? 1500 × 9 से बनाएंगे, 9 से। 15 की टेबल तो हमें आती नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ऐसे करके। टू यहाँ डेबिट में कितना? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना डिफरेंस? 1,500 से। और फिर नरेशन क्या हो जाएगी? सेम। 1500 forfeited शेयर्स वर री इशूड, हो गए री इशूड। 11 नंबर की एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 4,500 माइनस 1,500, हाउ मच? 3,000। 3,000। ऐसा करेंगे, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और नंबर 11, यहाँ यहाँ क्या बनेगी? नंबर 10, बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितने से भाई? 15,000, सॉरी 1,500 × 12 से। समझ पा रहे होंगे कितना? 18,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,500 × 9 से 13,500। तो कितना हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना बोलो? 4,500 के नाम से। 1,500 forfeited शेयर्स वर री इशूड। और नंबर 11, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पूरा का पूरा 4,500, पूरा का पूरा 4,500 वहां ट्रांसफर हो गया। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। 8। ठीक है जी। यहाँ तक कितने लोगों ने ठीक किया? बाकी लोग पहले कंफ्यूज हो गया। अच्छा अच्छा, कल। ठीक। आइए देखिए आप। नहीं लिखा? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑनलाइन में कितने करते हैं कितने नहीं करते हैं पता ही नहीं चलता। आइए आप देखें आगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट करें। ये जो राक्षसी शब्द बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक नहीं है वो। अब आइए ट्विस्ट। ट्विस्ट लेके चलते हैं अब। ट्विस्ट। ट्विस्ट करें। लिखूं? कौन बोला? देखिए ट्विस्ट क्या है, ये रहा। अंटे नंबर 10 है ना शायद, नहीं 9। बट इफ 1,200 ऑफ द forfeited शेयर्स वर इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000, कॉमा, फुल्ली पेड अप।
इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ पी, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ पी, दस, इफ 1200 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 15,000 fully paid up, including all the shares of Q, 10,000 ही लिख रहा हूँ, दोनों में 10,000 लिख रहा हूँ, ऐसे लिखा। सेम क्वेश्चन है, सेम, लेकिन एक डिफरेंस है। यहाँ इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ पी है, वहाँ इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ क्या है, क्यू है। करिए जरा इसको, ट्राई करिए अपने आप, करिए ट्राई फटाफट से, क्या होगा। ठीक है, चलो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको एक छोटा सा काम पहले कर लेना है, वो छोटा सा काम देख लीजिए क्या होता है। मैं लिखूंगा यहाँ पर पी के शेयर थे 1,000, क्यू के शेयर थे कितने, मतलब हल्का सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। पी के शेयर थे 1,000, क्यू के शेयर थे 500, ये फोरफिटेड शेयर्स थे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं हमने पहले कैलकुलेशन करके दिखा दी थी आपको कि पी के शेयर जो थे उस पर पैसा 2,000 था, इस पर 2,500 था। इस पर कितना था, 2,000 था, इस पर कितना था, 2,500 था। अगर मैं इसका टोटल करूंगा, 1,500 शेयर्स पर टोटल पैसा कितना है, 4,500 पैसा। ऐसे ही था, ठीक है जी। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि री इशू, री इशूड कितने कर रहे हैं आप, री इशू। और यहाँ री इशू होने के बाद इस तरफ हमारे पास बचेगा क्या, बैलेंस। और ये फोरफिटेड शेयर्स थे। अब मैंने पी के सारे इंक्लूड कर लिए, तो 1,000 पूरा आ गया, पूरा 2,000 यहाँ लग गया। मैं शेयर कितने इशू कर सकता हूँ, 1,200। अब अगर 1,000 इसके तो 200 इसके, क्या समझ पा रहे हैं बात। अगर 1,500 शेयर हैं और 1,200 इशू कर रहा हूँ, 1,200 में से पी के अगर 1,000 है तो बचे हुए किसके, क्यू के, किसके। अरे पी और क्यू दो ही तो लोग हैं, एक के 1,000, एक के 500, 1,500 टोटल शेयर फॉरफिट करे थे। री इशू कर रहा हूँ, किसके री इशू कर रहा हूँ, दोनों के कर रहा हूँ, लेकिन पी के पूरे कर रहा हूँ। अगर पी के पूरे तो फोर फीचर का पूरा अमाउंट जाएगा, बचा हुआ अमाउंट किसका, क्यू का। अब देखिए, 500 आम की कीमत 2,500, एक आम की कितनी, 5, और 200 आम की कितनी, 1,000, तो वी हैव रिटर्न ईयर 1,000। टोटल कितना हो गया, 3,000। क्या ये बात समझ आई। 500 आम की कीमत, 500 टॉफी की कीमत कितनी है, 2,500 रुपया है, तो एक टॉफी की कितनी, यूनिटरी मेथड। 500 पेंसिल की कीमत 2,500, तो एक पेंसिल की कितनी, 5 रुपए। 200 पेंसिल की कितनी, 1,000 रुपीज। ऐसे करते हैं बाइफरकेट। कुछ लोग यहाँ से बाइफरकेट हैं, वो नहीं करना। अब मुझे बताइए, बैलेंस में यहाँ तो नील हो गया, यहाँ बैलेंस कितना, 300। ठीक है जी, 300 में कितना बनेगा, 1,500। ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। याद है बैलेंस शीट में बताया था, फोर फिजिट शेयर लिखते हैं। जब मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था आपको, तो क्या बताया था, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में एक चीज बताई थी आपको, देखो यहाँ पर, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, भी दिखेगा आपको। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मैंने कहा था ना कि एक और चीज आती है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपके पास, ये देखो, ये रहा। अबे कहाँ चला गया, नहीं दिख रहा। ये रहा फोरफिटेड शेयर अकाउंट, ये यहाँ जाता है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाता है ऐसे। इसलिए हम बैलेंस वाला पार्ट बनाते हैं, तो अभी जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए हटा रहे हैं। तो अब आप देखिएगा, ये कहाँ जाएगा, ये वाला हिस्सा बैलेंस शीट में जाएगा, ये वाला हिस्सा। इसकी जरूरत अभी नहीं है। आपको तो सिर्फ क्या यूज करना है, 3,000,
आप ये जो 1200 शेयर्स हैं, इन पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 3000? दिस इज देयर मैक्सिमम डिस्काउंट। इन पर कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? 4500। अभी करेंगे ऐसे केस भी, तो चलिए अब जनरल एंट्री करते हैं। अब मैं बड़ा क्लियर हूँ। मेरी 10वें नंबर की एंट्री क्या बनती है? बैंक डेबिट टू, बैंक डेबिट। कितने शेयर है मेरे? 1200 शेयर्स है। और 1200 शेयर कितने रुपए मेरे इशू हो रहे हैं देखो? 10,000 में ना, तो आई राइट 10,000 यहाँ। थोड़ा स्पेस देके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कितना होगा? 1200 फुल्ली पेड अप 10, तो कितना हो जाएगा? 12,000। डिफरेंस कितने का आएगा बताइए? इक्विटी शेयर फॉर फिशर अकाउंट डेबिट कितने से आएगा? 2,000 से। और अब आपकी नरेशन क्या बनेगी? 1200 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड, हो गए री इशूड। और 11 नंबर एंट्री क्या होगी बताइए? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक बच्चा जिसे ये कंसेप्ट नहीं आता वो क्या करेगा पता है? 4500 माइनस 2000 करेगा और 2500 ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जिसे कंसेप्ट आता होगा वो क्या करेगा? 3000 माइनस 2000 करके क्या निकालेगा आंसर? 1000। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 3000 माइनस 2000, कितना ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में? 1000। 1000 क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ऐसा करते हैं। हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? 4500 में से माइनस करते थे। लेकिन तब माइनस करते थे ना जब सारे शेयर रीइशू हुए। अब सारे थोड़े रीइशू हैं। अब तो 1200 रीइशू हो रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं? सर 15 × 3 कितना होता है? 4500। 3 रुपए पर शेयर। 12 इंटू 3, 3600 पर शेयर। आंसर गलत। पर आपकी बुक में ऐसे ही कर रखा है। सारे क्वेश्चन ऐसी है बुक में आपकी। अब बताइए किसने ठीक किया अभी तक? वो मैं बताऊंगा, पहले ठीक किसने किया। नहीं, पिछले बैच में 6 बच्चों ने ठीक किया था ये। हाँ, किया किसी ने ठीक? क्यों? हाँ वही ना। नहीं करना वो नहीं करना है, गलत है। आपके बुक के क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, लेकिन मेरे वाले क्वेश्चन उससे नहीं होंगे। क्योंकि बुक में, वो देखा था ना हमने पहले लेसन के और क्यू के दोनों सिमिलर टाइप शेयर होते थे। लेकिन यहाँ हमने पी को जल्दी फॉरफिट किया था, क्यू को बाद में फॉरफिट किया था। ऐसा करने से आपका आंसर सेम नहीं आएगा ना। अब बोलिए क्या कैसे आया? 1002। अरे ये 2000 पूरा हो गया। 1200 शेयर थे, तो 200 किसके हो गए अब? क्यू के। तो 500 का 2500, तो 200 हजार ही तो होगा। वही तो बता रहा था यूनिट। 500 आम की कीमत 2500 रुपया, तो एक की कितनी और 200 की कितनी? यूनिटरी मेथड। ये समझ में आया कैसे आया ये वाला? कोई ऐसे व्यक्ति जिसे नहीं समझ में आया बताओ। अरे 500 टॉफी की कीमत 2500 रुपया है, एक टॉफी की कीमत कितनी होगी? 5 रुपया। 200 टॉफी की कितनी कीमत होगी? 1000 रुपीज। वो चला ऐसा। ठीक है जी, समझ में बात आई? वो वाला करिए। ऑल द शेयर्स ऑफ किसके बोलने हमने? ऑल द शेयर्स ऑफ क्यू। ऑल द शेयर्स ऑफ क्यू। चलो, यहां पर भी वही बनाते हैं जरा किस्सा, कि पी के शेयर कितने थे? 1000। क्यू के शेयर कितने थे? 500। इसका कितना पैसा था? 2000। इसका कितना पैसा था? 2500। ऐसे करके। अब आप देखिए यहाँ पर, ये थे फोर्फिटेड शेयर्स, ये है री इशूड, और ये क्या है? बैलेंस। अब आप एक चीज देखेंगे ध्यान से, ये भाई ध्यान से देखो एक चीज। ये दोनों सेम है बिल्कुल, लेकिन आंसर अलग होगा, देखना। दोनों सेम है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहे हैं देखो। सब कुछ सेम है। वहाँ ऑल द शेयर ऑफ पी है, यहाँ ऑल द शेयर ऑफ क्यू है। ऐसे होते ही आंसर बदल जाएगा। देखो कैसे बदलता है। अब की बार हमने क्या किया, ये 1500 शेयर्स थे, इस पर आपके पास 4500 था।
ये कितने शेयर है? 1200 शेयर्स है। ऑल द शेयर्स ऑफ क्यू, 500 इससे इंक्लूड हो गए, तो 2500 यहाँ चला गया। अब ऊपर कितने शेयर बचे? 700 शेयर। टू पे टू, 700 पे कितना? 1400। टोटल कितना आ गया? 3900। बैलेंस कितने शेयर बचे? 500। बैलेंस शेयर कितने बचे? 500। 500 पे कितना बचेगा आपके पास पैसा? 300 बचेंगे ना यार यहाँ तो। वैल्यू लेफ्ट इज हियर 300। 300। 300 पे कितना बचेगा? 600। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाने वाला था। अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे क्वेश्चन जब। अच्छा, यह मान लो कोई, अगर मान लो यही क्वेश्चन बोलता कि 1200 शेयर इशूड इतना, बैलेंस शेयर इशूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तब तो 300 शेयर में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता? 600 रुपया। यहाँ बताइए बैलेंस शेयर में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता? 1500। देख रहे हैं? वहां भी 300 शेयर, यहाँ भी 300 शेयर। यहाँ मैक्सिमम कितना डिस्काउंट है? यहाँ बैलेंस अमाउंट 1500, वहाँ बैलेंस अमाउंट कितना? 600 रुपये। सेम क्वेश्चन था, लेकिन बदल गया। तो अब मेरी एंट्री क्या बनेगी देखिए। एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट। कितना? बैंक डेबिट है कितना मेरा? 10,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बनेगा बताइए मेरा? 1200 इंटू कितना बन रहा है मेरा? 10। 12,000। ऊपर क्या हो जाएगा डेबिट में? इक्विटी शेयर वो फीचर अकाउंट डेबिट 2,000 से। ठीक है जी। और क्या लिखेंगे देखो यहाँ पर? 1200 ऑफ द forfeited शेयर्स वर रीइशूड। सुनो यस्विन, एंट्री नंबर 11। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ गड़बड़ होगी। इक्विटी शेयर फोर फिशर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सेम सेम देखो, 10 एंट्री भी सेम आ रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा इधर? यहाँ अवेलेबल अमाउंट था 3900 माइनस 2000। अब कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में? 1900 और 1900। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्या गलती हुई बताओ? हो गया। आप देख लीजिए, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम थे, लेकिन सिर्फ किसी का डिफरेंस था? कैलकुलेशन का डिफरेंस था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। वहां पी के सारे इंक्लूड करे, वहां क्यू के सारे इंक्लूड करे। वहां बैलेंस कितना बचा? 1500। वहां बैलेंस बचा कितना? 600 रुपया। क्या डिफरेंस है? बोलिए। हाँ बताना क्या? तुम्हारी गाड़ी यहीं अटकी हुई है ना? अरे यार, एक छोटी सी चीज समझ मुझे। यूनिटरी मेथड क्या होता है? देखो यूनिटरी मेथड, लेट मी कंप्लीट। हमने बोला कि 500 एप्पल की कीमत कितनी है? 2500 रुपया है। 500 एप्पल की कीमत 25 रुपया है। एक एप्पल की कीमत कितनी होती है? 2500 डिवाइडेड बाई 500, कितनी? 5 रुपया। तो भाई 200 एप्पल की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपया। मैं और क्या तूफानी चीज थोड़ी कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ। 200 कहाँ से आया? अरे तुमने 1200 शेयर इशू करे, 1000 पी के थे, तो बचे हुए किसके? जब हम कह रहे हैं कि ऑल द शेयर ऑफ पी इंक्लूडेड। अच्छा यहाँ देखो इधर, यहाँ 500 कैसे आया? यहाँ बोला क्या? ऑल द शेयर्स ऑफ क्यू इंक्लूडेड। तो क्यू के 500 इंक्लूडेड हैं, और 1200 इशू करें तो 700 शेयर किसके हो गए? पी के। अब देखो, 1000 पे 2000 वैल्यू, तो 700 पे 1400 वैल्यू। ऐसा हुआ। ये री इशू के केसेस हैं। बच्चा गलती करता है एप्लीकेशन के पैसे लेने में, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने में, अलॉटमेंट का पैसा लेने में, और फिर फोरफिशर की एंट्री में, और फिर री इशू की एंट्री में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने में। और आप देख रहे हैं क्यों गलतियां होती हैं? इसीलिए गलती होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। दिस इज फाइन। 10 नंबर। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग नोट कर लें इसे। कैलकुलेशन जरूर नोट करना, तो शॉर्टकट मारेंगे। शॉर्टकट नहीं, कैलकुलेशन नोट करके चलना।
इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाद में आपका ओरल हो जाएगा, कैलकुलेशन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन लर्निंग स्टेज पे आपको इसको टोटल करके रखना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ, देखिए। 11 12 बना रहा हूँ। 11 12 देखिए। आई होप ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हुए थोड़ा बहुत तो उनको समझ में आ ही रहा होगा। 11, इफ 1200 1400 ऑफ द forfeited शेयर्स। तुम लोग लिख लो इसको, मैंने कल की क्लास में नहीं कराया था ये वाला। 1400 शेयर्स वर री इशूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, कॉमा, fully paid up, including all the shares of P, and balance shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, comma, rupees 9 called up। अब मजा आ गया। अब इसमें गलती बहुत होती है लोगों से, क्योंकि उन्हें कंसेप्ट ही नहीं मालूम। 11, इफ 1400 ऑफ द, है जी, अच्छा, केस 12, 1400 ऑफ द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, कॉमा, नहीं, मैं थोड़ा लैंग्वेज और ट्विस्ट करता हूँ। रीइशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 9 पेड अप फॉर रुपीज 8 पर शेयर, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ क्यू एंड बैलेंस शेयर्स वर रीइशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ऐसे ये करना है आप, मतलब दोनों की कहानियों में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन्हें करिए। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्या है कि पहला छोटा सा काम आपके पास कि पी के शेयर कितने थे, 1000। क्यू के कितने थे, 500। टोटल शेयर थे 1500। ये हैं प्रॉफिटेड। टोटल पैसा कितना है, 2000। कितना है, 2500। टोटल कितना है, 4500। पहले भी लिख चुके हैं। अब मैं इनको री इशू कर रहा हूँ। री इशू, जब मैंने री इशू कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, और इसके बाद इस तरफ चलें, यहाँ बैलेंस बच रहा है। बैलेंस में इसलिए लिखवा रहा हूँ अभी, आदत बनी रहेगी, क्योंकि बैलेंस शीट बनाएंगे जब हम प्रोराटा के क्वेश्चन के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तब यूज होगा। देखो, आपने कितने शेयर इशू करे, 1400। आई राइट 1400। इसके सारे इंक्लूड हैं, पी के सारे इंक्लूड हैं, 1000, इतना 2000, बच गए 400। तो कितना हो गया, 4 पंजे 2000। टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना हो गया, 4000। ये ठीक है सबका, बताओ भाई। यूनिटरी मेथड। अब बचे क्या, ये तो कुछ भी नहीं बचा। नील कितने बचे, 100 शेयर। मैक्सिमम कितना है, 500। खत्म।
भाई वर्किंग नोट समझ में आया कुछ? अरे भाई 1000 शेयर पे 2000 है, और पी के सारे हैं तो 1000 into 2000 मत गया। 500 शेयर पे 2500, एक पे 5 रुपया। अब ये हम 1400 री इशू कर रहे हैं। अगर पी के सारे हैं तो बैलेंस 400 किसके हो गए, क्यू के हो गए ना। तो क्या कर रहा है, जेम्स बॉन्ड हो। तो 400 into 5, यूनिटरी मेथड ना। 500 की 25 तो 400 की कितनी, 2000। टोटल अमाउंट अवेलेबल 4000। यही है मैक्सिमम डिस्काउंट। उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, 500 रुपए का। अभी क्वेश्चन कर समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन करते हैं अभी, चलो। ये जो 6-7 क्लासेस का गैप बना है, तो ये है। तो बोलता है एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट, दीज शेयर्स वर रीइशूड मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। बैंक डेबिट नहीं लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर फॉर फीचर, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितना लिखूंगा, सिर्फ 4000। भाई मैक्सिमम डिस्काउंट तो यही है इस पर। और टू, उनको अलग से कर लेंगे ना, उनकी चिंता मत करो। उनको अलग से कर लेंगे, एक एंट्री में मत मिलाओ, उनको अलग कर लेंगे। इक्विटी शेयर कैप, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हुआ, 1400 इंटू, कितना पेड अप है वो, कितना पेड अप है, 9। 14 की टेबल तो हमें आती नहीं है। अच्छा फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है तो कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो जाएगा, 14,000, ऊपर कितना आ गया, 10,000। ऐसे। और क्या लिखेंगे, 1400 ऑफ द प्रॉफिटेड शेयर्स वर री इशूड, री इशू होगा 14। और अब थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे जरा, अगर नोट कर लिया तो मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। अब मेरे कितने शेयर बचे। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, दोबारा देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा था यहाँ पर। क्वेश्चन में लिखा था क्या, कि बैलेंस शेयर वर रीइशूड एट 8 पर शेयर। बैलेंस शेयर क्या हुए, 8 पर शेयर। तो देखिए नंबर 11, बैलेंस शेयर। अच्छा पहले इसका, इसका कोई कैपिटल रिजर्व में जाएगा, नहीं जाएगा, पूरा का पूरा यूज हो गया। बैलेंस शेयर री इशूड, बैंक डेबिट, कितने शेयर इशू है बैंक, बैलेंस शेयर 100 शेयर्स, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोले, बैलेंस शेयर्स फॉर री इशूड देखो दिखा है, बैलेंस शेयर्स फॉर री इशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, 9 कॉल्ड अप, 8 पर शेयर 9 कॉल्ड अप, 8 पर शेयर, 8 और 9 कॉल्ड अप का मतलब 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 into 9, कितना हो गया, 900 रुपया। और अब हमारे पास शेयर फोर्फिशर में कितना पैसा, अकाउंट डेबिट कितना, 100। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा, 800। ऐसे निकालना है, बैंक का बैलेंस निकालना पड़ता है। आप क्या बोलेंगे, 100 ऑफ द फोर्फिटेड शेयर्स वर री इशूड। और नंबर 12 एंट्री में क्या करेंगे, ये जो 500 था ना, इक्विटी शेयर फोर्फिशर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, कितना चला गया, 500 माइनस 100, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 400 और 400। ऐसे बनेगा ये। और इसको मैं जरा थोड़ा सॉल्व कर लूं ताकि सबको दिखे। ये देखिए, ये आपके पास एंट्री बनी है। क्या बना देखो इस तरफ, पहले आपने 1400 शेयर की एंट्री कर डाली, 1400 शेयर की एंट्री, 1400 तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे था, कुछ भी नहीं बचा कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जो बचे हुए शेयर थे वो 8 पर शेयर 9 कॉल्ड अप थे। 8 पर शेयर बैंक के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 9 कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई, 100 रुपए का फोर फीचर अकाउंट यूज हो गया। आउट ऑफ 500, 400 यूज, 100 यूज हो गया, तो 4000 कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में। कितने लोग कर पाए,
अंडा जी, अब तो बाद में तो हो ही जाएगा। क्या हुआ? नहीं आई? नहीं समझ में आई। ये समझ नहीं आई कैसे हुई? बचे हुए शेयर कितने हैं? 100। 100 शेयर कितने में रीइश्योर है? 8 पर शेयर, 9 कॉल्ड अप। जो 9 कॉल्ड अप वो शेयर कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू बैंक के साथ मल्टीप्लाई, डिफरेंस 100 रुपया फोर फीचर में चला गया। 500 रुपए के फोर फीचर में से 100 यूज हो गया, तो 400 रुपए का कैपिटल रिजर्व में चला गया। ऐसा किया। बाकी लोग कहाँ अटके थे इधर? मुस्लिम भाई कहाँ अटके थे? ठीक है, ये कर लिया ये वाला। ऑनलाइन में कर पाए आप इसे? बताइए मुझे, ऑनलाइन वाले बच्चे, आर यू एबल टू डू दैट? यस सर। पता नहीं मैं कितना तुम कर पाए हो। ये देखिए अब, ये आपके सामने था क्वेश्चन। ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे इसके बाद? अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। आइए अगले वाले को लेके चलते हैं। नॉर्मल नॉर्मल तरह से करते हैं दूसरे वाले को। चलिए देखें। अब मेरा दोबारा से छोटे वाले दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए वर्किंग, सेम वर्किंग हमारे पास। यहाँ क्या था? 1409 फुल्ली पेड अप। हाँ, टेबल तो सेम ही रहेगी, क्योंकि 14 नहीं, टेबल में बदलाव आएगा। और टेबल बदलेगी, कैसे बदलेगी आइए देखते हैं। ये हमारे पास है पी। पी के शेयर 1000। पी है, फोरफिटेड है, फोरफिटेड। पी के शेयर कितने आपके पास है? पी के शेयर कितने आपके पास? 1000। क्यू के शेयर कितने आपके पास? 500। पी कितना? 2000। कितना? 2500। टोटल 1500। टोटल कितना? 4500। लाइन डाल दी। क्या करने जा रहे हैं आप? री इशू कर रहे हैं, री इशू। कितने शेयर इशू करें आपने? 1400। उसके सारे इंक्लूड अब की बार, क्यू के सारे इंक्लूड, तो टोटल 2500 यूज लग गया। और पी के कितने इंक्लूड होंगे अब आपके बताइए? 900। कितना यूज हुआ? 1800। टोटल पैसा इस्तेमाल कितना कर दिया? 4300। अब बच गए बैलेंस। बैलेंस किसका बचा? 100 इंटू कितना? 200। ठीक है जी। इतना, ये वर्किंग क्लियर है सभी को? नहीं? सच बता। अच्छा। अभी कैसा है क्या कि 1400 शेयर रीच 9 पर शेयर, 8 पर शेयर। तो 14 शेयर की एंट्री क्या बननी है? एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट। ध्यान से देखना। बैंक डेबिट एट द रेट रुपीज 9 पेड। 9 पेड फॉर रुपीज 8 पर शेयर। 9 पेड अप है ये, मतलब 9 पेड अप। 9 पेड नहीं, 9 पेड अप फॉर रुपीज 8 पर शेयर। जहां भी पेड या कॉल्ड आएगा वहां तो फिर वो शेयर कैपिटल में जाएगा। क्या करेंगे? बैंक डेबिट कितना रुपए पर शेयर है? फॉर रुपीज 8 पर शेयर, यानी कि 1400 इंटू 8। 14 की टेबल तो आती नहीं, आती है 11,200। थोड़ा स्पेस देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1400 इंटू 9। 9 कितना होगा? 12,600। डिफरेंस कितने का आ गया? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितने का डिफरेंस? हाँ, 1400 का। और क्या नरेशन लिखी आपने कि 1400 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड। अब मुझे बताइए, 4300 में से 1400 यूज हुआ, बाकी क्या बचा? कैपिटल रिजर्व के लिए बचा। यहाँ कैपिटल रिजर्व की एंट्री नंबर 11 बनेगी। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितने में से? 4300 में से 1400 माइनस कर दिया तो कितना बचता है? 2900। टू
कैपिटल रिजर्व 2900 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है? हाँ जी बेटा। बैलेंस हाँ करेंगे ना, अभी अभी तो थर्ड तीसरी एंट्री भी तो होगी बैलेंस की। बैलेंस की एंट्री तो आप देखो, पिछले क्वेश्चन में यहाँ कैपिटल रिजर्व नहीं बचा था तो ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ कैपिटल रिजर्व बचा तो ट्रांसफर कर दिया, वहां बचे हुए पे कोई कैपिटल रिजर्व नहीं था, वैसा कर दिया। ठीक है। अब थोड़ा से ऊपर ले जाते हैं, और ये क्या कहते हैं कि एंड बैलेंस शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना, 200 रुपए का। एंट्री नंबर 12, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट फिर लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट टू, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना लिखा जाएगा? इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट कितना, 200 रुपए से। हाँ जी। कुछ ना बोले तो फुल्ली पेड भी मान के चलना है। अगर ये फुल्ली पेड अप कैटेगरी के थे तो रेशियो में भी फुल्ली पेड अप कैटेगरी मानेंगे। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 100 × 10 कितना हो जाएगा? 1000। डिफरेंस कितना आ गया? 800 आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब कैपिटलिज्म में बचा ही नहीं कुछ डालने के लिए। नथिंग इज लेफ्ट। दैट्स योर आंसर। ऐसे ये आपके पास सोल्यूशन चला गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में हटा देता हूँ तो सोल्यूशन आपके पास पूरा आएगा। ये वर्किंग नोट आपके पास है और ये सोल्यूशन आपके पास है, अगर हमने क्वेश्चन पूरा हटा दिया तो दिस इज हाउ इट विल गो। नोट कर लीजिए। अब फॉर फीचर और रीइश्यू करने के बाद अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ देखिए, ये रहे। अच्छा, आपके बैच में तो ये सब हमने पढ़ा ही नहीं था, ये वाला, है ना? वी हैव नॉट गॉन थ्रू ऑल सच थिंग। अपने नोट्स का पहला पेज खोल लीजिए। इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिख रहा होगा सबको। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने लिखी हुई हैं, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है जी। चलिए, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये हमें देखना है। असाइनमेंट नंबर 3 हमारे पास है। बहुत सा इस पर ही मैंने देखा था, सीयूटी में क्वेश्चन बन गए थे, इसमें 2 3 क्वेश्चन निकल कर आए थे। क्या क्या चीजें होती है जरा देखें यहाँ पर। सबसे पहले शेयर जो है वो पार या प्रीमियम दोनों पे इशू हो सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ चुके हो। और चले, सेक्शन 52 ऑफ द टू कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इसे यूज कर सकते हैं आप नीचे वाले पर्पस के लिए। एक, फुली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हैं आपने, मतलब आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बजाय क्या कर दिया, बोनस शेयर दे दिया, एक पैसा नहीं लिया। वो नुकसान कौन झेलेगा? वो नुकसान यहीं से तो झेलेंगे। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे, है ना? कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे, जैसे भाई ब्रूसली जब दुनिया में आए थे तो मतलब आप कैसे आए थे? अब नेचुरली बर्थ लिया था, ये ईश्वर ने अवतार दिया था आपको, कैसे? नेचुरली बर्थ दिया था। ऑब्वियसली मामा के पेट में 9 महीने तक इन्होंने कलाबाजियां खाई होंगी। मामा ने कितना, उस टाइम पीरियड में मामा ने कितने, कितना दर्द, कितनी दवाइयां, कितने इंजेक्शन वो सब झेले होंगे। डॉक्टर के पास विजिट गई होंगी, बहुत कुछ। मम्मी ने कितने सारे विटामिन, कितने सारे कैप्सूल्स, कितने सारी दवाइयां खाई होंगी। अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ होगा। तो ब्रूसली भाई के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हैं? इनके जन्म से पहले के सारे खर्चे। ठीक है। मेरा एक दोस्त, मैंने दूसरी क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था। वो, मैं सॉरी टू से, बनिया कम्युनिटी का लड़का है। और जब उसकी शादी हुई थी 2002 में शायद,
तो उसकी बोली जो लगी थी वो 15 लाख रुपए की लगी थी। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? कह रहा देख भाई हमारा सिस्टम क्या है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया, 15 लाख रुपए की बोली लग गई है। अब क्या होगा कि जिस दिन से हमारी रिश्ता पक्का हुआ उस दिन से उस लड़की के पापा अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर देंगे, ये खर्चा कपड़े पे, ये खर्चा चांदनी चौक जाने में, ये खर्चा गहनों में, ये खर्चा इसका इसका, बारात का खर्चा, खाने का खर्चा, लंगर तंबू सबका खर्चा लिखेंगे। और कह रहा जो बच जाएगा, जो बच जाएगा वो कैश में मुझे मिल जाएगा। अच्छा, तो उसकी सगाई में मैं गया, उसकी सगाई में गया तो लोग चेन तो गले के अंदर पहनते ना, वो कमीज के ऊपर चेन डाल रखी थी उसके। मैंने कहा वैसे अंदर तो डाल दे। कह रहा नहीं हमारे यहाँ यही रिवाज होता है भाई, सगाई के दिन दिखाना होता है क्या मिला। अच्छा जी। तो भाई अंगूठी दिखाई गई, ऐसे उसने अंगूठी पहनी, दो अंगूठियां उसको पहनाई गई, उसकी मम्मी को, उसको बहनों को। ठीक है। और मतलब मैं उसका बिल्कुल होता ना बेस्ट बडी बन के गया हुआ था। अरे आप, मैंने कहा प्रभु पर क्षमा करो मुझे, ये सब पाप चढ़ाओगे ये सब करके, ना रिश्तेदार ना रिश्तेदार, हमें क्यों चढ़ा रहे हो आप कुछ भी, हमें कुछ नहीं चाहिए। एनीवे, तो उसके परिवार में था। फिर क्या हुआ, उसने शादी में कुल मिलाकर 9 लाख रुपए का खर्चा हुआ 2002 में। 9 लाख रुपए, 6 लाख रुपया उसको कैश दे दिया गया था उसके अकाउंट में डाल के। 15 लाख में मेरा दोस्त बिका था मार्केट में। ठीक है। तो ये तो साधारण सी बात थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे ब्रूस ली भाई बिकेंगे तो मम्मी पापा क्या करेंगे, मेरी एक्सपेंसेस भी जोड़ेंगे, प्री बर्थ के एक्सपेंसेस भी जोड़े जाएंगे, पोस्ट बर्थ के एक्सपेंसेस भी जोड़े जाएंगे, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक एक 5 स्टार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने का खर्चा भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, ट्यूशन बत्ती के खर्चे जोड़े जाएंगे, ये जो गुटखा खाते चैनी खैनी खाते हैं उसका खर्चा भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसको सब जोड़ा जाएगा, है ना, ऐसा करके। चलिए कोई बात नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे होते हैं, है ना, बिफोर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, वो खर्चे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कंपनी के लाइफ जो फर्स्ट ईयर होता है कंपनी के एग्जिस्टेंस का उसमें राइट ऑफ करने पड़ते हैं। किससे राइट ऑफ करेंगे? या तो प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, वरना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करना होता है फर्स्ट ईयर में। इसका इंप्लीकेशन आपको थर्ड बुक में कैश फ्लो पढ़ते समय पता चलेगा। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अगर आपने शेयर इशू कर दिया डिस्काउंट पर, हमने बोला था ना शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते हैं, लेकिन शेयर डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं कब? जब वो स्वेट इक्विटी के रूप में। कब इशू होते हैं? जब वो स्वेट इक्विटी के रूप में। शेयर डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं, एक ही कंडीशन है, सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी। जब आप प्रमोटर को या किसी ऐसे बंदे को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई पेटेंट, कॉपीराइट या टेक्निकल नो हाउ दे रहा है, उसे आप स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं, वैसा करके। प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल डिबेंचर्स पे, वो प्रीमियम अपने अपने शेयर को बायबैक करने में जो आप खर्चा होता है उसको राइट ऑफ करने के लिए। हालांकि सेक्शन 52 के अंदर एक दो तीन चार चीजें कवर होती हैं, लेकिन ये मेंशन होता है, इसका सेक्शन गवर्निंग सेक्शन 68 है, 68 के अंदर, इसके अंदर ये मेंशन होता है, लेकिन सेक्शन 68 है इसका अपना सेक्शन। बायबैक से रिलेटेड रूल रेगुलेशन कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं? सेक्शन 68 के अंदर आते हैं, 52 के अंदर नहीं आते। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड, क्या लिखा है? कैन नॉट बी इशूड डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। The share cannot be issued discount at all, except क्या? स्वेट इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता कभी भी। शेयर कैन बी इशूड एट a discount on face value when they are issued as a sweat equity. शेयर कैन बी इशूड एट a discount on market value. मार्केट वैल्यू पे कब? जब वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप के अंदर दिए जाते हैं, सेक्शन 62। इसका हल्का सा जिक्र मैं बताऊंगा बाद में अभी। फोरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट ए डिस्काउंट। फोरफिटेड शेयर अभी बताया था, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं आप जितना शेयर फॉर फीचर के अंदर पड़ा था, देखा था अभी क्वेश्चन करके देखिए हमने इसके। शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ये हमने कर दिया, रिपीट हो गया ये तो। मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी, अब जब आप शेयर इशू करेंगे तो हमने थ्योरेटिकल चीजों में बताया था ना कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? दैट शुड बी द 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ सच परसेंटेज में बी प्रेस्क्राइब। लेकिन सेबी कहता है कि 5% नहीं है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 25% ऑफ द इशू प्राइस होना चाहिए। ध्यान, टेक्निकल चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्ड्स द कॉस्ट ऑन ए शेयर, अमाउंट ऑन एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड 25%। अब जैसे हम बोलते हैं ना 10 रुपए का शेयर है, दो अलॉटमेंट, 1 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फाइनल कॉल, ऐसा जब आप कर रहे हैं ना, तो शेयर की फेस वैल्यू का 25% से कुछ नहीं होना चाहिए ज्यादा। अभी जैसे कई बार मैंने क्वेश्चन कराया कि फाइनल कॉल इज रुपीज 20 रुपए का शेयर है, फाइनल कॉल 8 रुपए की कर दी, 40% हो गया ना, टेक्निकली गलत है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक कॉल की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में कर देते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो ये लिख देना, ये मत लिखना कि क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई एम नॉट अटेम्प्टिंग इट। आप लिखना क्वेश्चन इज रॉन्ग बट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम अटेम्प्टिंग इट। कर देना अटेम्प्ट उसको, छोड़ना नहीं उसको। और अटेम्प्ट करोगे और गलत होगा तो ये नंबर मिलेंगे, बिना अटेम्प्ट करे नंबर नहीं मिलेंगे। इवन इफ क्वेश्चन नंबर भी लिख दोगे आप, तब माना जाएगा कि बच्चे ने उसे अटेम्प्ट किया है, एंड स्टूडेंट इज इन ग्रेट ट्रॉमा, कुड नॉट अटेम्प्ट इट फर्दर, हेंस फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। रियली ऐसा होता है, फुल मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, दो कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, अनटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 1 महीने का गैप होना चाहिए। आर्टिकल बोले 3 महीने का गैप हो तो 3 महीने का होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन हो तो मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए। Calls are made provided in the articles of association of the company. If company does not have any articles of association, केवल क्या आएगी? एफ आएगी। केवल एफ के रूल रेगुलेशन चलेंगे तब। केवल एफ के रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं? एक पीरियड, 1 महीने से ज्यादा का टाइम होना चाहिए दो कॉल के बीच में। अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, अभी बात करी। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए। ठीक है जी। और द कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर्स ऑफ द सेम क्लास। जैसे मान लो 10,000 इक्विटी शेयर है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट को सेम होगा। कैटेगरी के 20,000 शेयर है, उसमें भी सेम होगा। उसी कैटेगरी के 50,000 शेयर है, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 के शेयर के लिए एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट तीन पांच, दो पांच ऐसा करेंगे, फिर दूसरे के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। जो एक तरीका फॉलो करेंगे उसी के लिए फॉलो करेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग ऑफ इश्यू बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर विल बी सेम। बिल्कुल सेम चलेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्ड इक्विटी एंड प्रेफरेंस, प्रीफिक्स विद इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ऐसा प्रीफिक्स लगाएंगे। बैलेंस शीट देखी थी ना, मैंने आपके साथ बैलेंस शीट दिखाई थी, देखो यहाँ पर, ये रही बैलेंस शीट यहाँ पर। क्या किया था बैलेंस शीट में हम लोगों ने? ये देखो ये रहा, लिखा है। कैसे दिख रहा है? ऑथराइज इक्विटी प्रेफरेंस, इशूड इक्विटी प्रेफरेंस, ऐसे करके चलना है। ये वो बताने की कोशिश कर रहा है उस जगह पे, यही है वो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो बोलता है, अभी हमने ऊपर बात करी थी, यहाँ थोड़े से और ज्यादा डिटेल यहाँ पर आई है। अमाउंट इन ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू। किन किन जरूरतों के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को यूज कर सकते हैं, वो ये रहे। प्राइस फॉर एनी प्रॉपर्टी परचेज और टू बी परचेज विच हैज टू बी मेड होली और पार्टली आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू। शेयर इशू करने के बाद जो भी पैसा आएगा, उससे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, उसके लिए मिनिमम अमाउंट जो चाहिए वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से पूरा हो जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी बताए थे, ब्रूसली भाई के जन्म से पहले के खर्चे। वैसे ही कंपनी के जन्म से पहले के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इतना पैसा होना चाहिए। रिपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर द अबव टू मैटर। इन दोनों मैटर के लिए अगर कंपनी ने कोई पैसा बोरो किया है, उसको पे करने के लिए पैसा सफिशिएंट होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे के पैसों के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा होना चाहिए। एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उनके लिए पैसे की जो जरूरत पड़ेगी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन में बोलेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन, अकॉर्डिंग टू द सेबी, कंपनीज एक्ट कहता है सफिशिएंट अमाउंट। लेकिन अमाउंट सफिशिएंट कितना होना चाहिए, ये सेबी बोलता है। गाइडलाइन 2000 है, 6.3.8.1 एंड 6.3.8.2, ये गाइडलाइन है। सेबी का एक पूरा का पूरा सर्कुलर है, उस पर रिलेटेड है ये। हालांकि मैंने नेट पे देखा था 2019 का भी एक सर्कुलर आया था, वो मैं कभी अपडेट करके देखूंगा, अगर होगा तो अपडेटेड वाला दे दूंगा आपको। पर फिलहाल अभी तक तो यही एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। और आगे चलें जरा। इफ द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट सेटिस्फाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या हो सकता है। तो क्या होगा, कंपनी को सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ा, और मैंने बताया था ना, वो पैसा तो वैसे भी एस्क्रो अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है, पे कर। और डिले अकर्स बियॉन्ड 8 डेज वापस करने में, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, यानी इशू क्लोज होने के 8 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सारा पैसा देना पड़ेगा। नहीं दे पाए तो क्या करना पड़ेगा, आपको 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इशू क्लोज होने के 8 दिन के अंदर अंदर, या फिर कंपनी हैज टू गेट, ये अलग अलग पॉइंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू होने के 120 दिन के अंदर अंदर क्या करने हैं, शेयर इशू करने हैं। ठीक है। और अगर कंपनी को पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे, कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एप्लीकेशन मनी कब रिटर्न करनी पड़ेगी? 130 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस। वहां क्या बोला है, टू क्लोज होने के 8 दिन के अंदर अंदर। दूसरी कंडीशन क्या है कि 120 दिन के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस छपने के बाद आपको शेयर इशू करने हैं।
और 130 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पैसा वापस कर देना है। लेकिन प्रोस्पेक्टस छपने से, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन इश्यू की डेट क्लोज होने के बाद की बात कर रहा है या प्रोस्पेक्टस छपने की बात कर रहा है। इश्यू क्लोज होने की बात कर रहा है तो 8 दिन के बाद, प्रोस्पेक्टस छपने की बात कर रहा है तो 130 डेज और 120 डेज, ये ध्यान रखेंगे। पर अगर कोई भी डिले होता है तो 15% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसमें। ये कंडीशन जो है ना, ये वाली एनसीईआरटी में गिवन है, पर इसे रेफ में कहीं वेरीफाई नहीं कर पाया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड डेट, एप्लीकेशन मनी शेल बी रिफंडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। अभी हम देख रहे हैं ना, डेट 18 के अंदर, 8 दिन के अंदर बोल रहे हैं या 15 दिन बोल रहा है, दोनों में से एक ठीक होगा। लेकिन एनसीईआरटी में दोनों गिवन है, मैं इसे दोनों रखा है। हम वेरीफाइंग इट, जैसे वेरीफाई होगा आई टेल यू। अभी मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, मैंने कई सारे सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में से भी निकाल कर देखे, बट आई कुड नॉट फाइंड दिस डेट। ये तो सब मुझे मिल रही है ऊपर लिखी हुई, ये नहीं मिल पा रही है मुझे। बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया इसलिए मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन इस पर आ गया था, ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, नया नया कंसेप्ट तो नहीं है। पर सेबी जो है ना, कैपिटल मार्केट को नए नए इनोवेशन के साथ क्या करती है, रेगुलेट करती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नॉर्मली क्या होता था आईपीओ में कि पैसा आ जाएगा आपके पास, एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है जी। पैसा हुआ तो दे दिया, नहीं हुआ तो आप शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या करती है कंपनी, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये वो लोग फॉलो करते हैं। पहले जरा समझे क्या होता क्या है। मान लिया मैं एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, मान लो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हूँ या एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हूँ। मेरे अकाउंट में भयंकर पैसा पड़ा, मतलब एलआईसी के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा होता है। अगर कभी आप गूगल पे सर्च करें तो मैं, अब क्या टाइम कितना हो रहा है, नहीं अभी नहीं दिखा सकता, अगली क्लास में दिखाऊंगा मैं आपको कि एलआईसी का पैसा कितना है एलआईसी के पास, तुम देखोगे जरा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हम क्या करते हैं, मैंने किसी कंपनी के शेयर लेने हैं, ठीक है, तो मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इतना पैसा क्या मेरे इस इशू के लिए ब्लॉक कर ले, क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। मान लो मेरे अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपया है और मैंने किसी कंपनी के 1,000 करोड़ के शेयर लेने, मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मेरा उस पर्टिकुलर पब्लिक इशू के लिए 1,000 करोड़ क्या कर ले, ब्लॉक कर ले। आइए जरा पढ़ें क्या लिखा है। इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड राइट इश्यू एटसेट्रा ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बी सब्सक्राइब्ड, मे बी सब्सक्राइब्ड कैसे, बाय पेइंग एप्लीकेशन मनी बाय बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप आईपीओ में पैसे कैसे लगा सकते हैं, चेक से लगा सकते हैं, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, और थ्रू क्या, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अकाउंट, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सब्सक्रिप्शन टू आईपीओस। तो चेक, पे ऑर्डर, बैंक अकाउंट, एएसबीए लिखा होगा और कोई एक अलग से चीज दे रखी होगी, तो वो अलग सी चीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, एएसबीए भी होता है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना तो आप लिखेंगे नहीं होता है। किसी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने का एक तरीका होता है। शाश्वत ध्यान दीजिए, एबीएस वन ऑफ द मेथड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब क्या होता है जरा देखिए, एएसबीए इज अ प्रोसेस डेवलप्ड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया to apply for subscribing to IPO and right issue, etc. of securities. Under the method, applicant authorizes bank to block bank account for the application money। बोला मैंने, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपने बैंक को बोलूंगा कि भाई इतना पैसा ब्लॉक कर दे, ठीक है जी। और सब्सक्राइब, द बैंक डेबिट्स applicant's account with application money only if he or she is allotted securities for the amount payable to allotted securities। तो मेरा पैसा तो ब्लॉक कर दिया, बैंक क्या करेगा, मान लो मुझे 1,000 शेयर या 1 लाख या 10 लाख शेयर इशू हो गए, जितने शेयर इशू हुए हैं बैंक मेरा उस ब्लॉक्ड अमाउंट में से क्या करेगा, मेरा पैसा डेबिट कर देगा और बाकी का पैसा रिलीज कर देगा। मैंने 1,000 करोड़ रुपए क्या करवा दिया, ब्लॉक कर दिया। मुझे शेयर इशू हुए 600 करोड़ रुपए के, तो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से कितना डेबिट करेगा, 600 करोड़ रुपया, कहाँ भेज देगा, एस्क्रो अकाउंट में भेज देगा कंपनी के, और 400 करोड़ क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, इन केस सिक्योरिटीज आर नॉट अलॉटेड, द बैंक रिमूव्स द ब्लॉक। वो जो ब्लॉक, लियन ब्लॉक, वो क्या कर देगा, हटा देगा। पैसा कहाँ चला जाएगा, मेरे अकाउंट में था, मेरे अकाउंट में ही वापस आ जाएगा पूरा पैसा, अगर मुझे कुछ भी इशू नहीं हुआ तो। और अगर मुझे 100% इशू हो गया तो 100% अमाउंट कहाँ हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऐसा करेंगे। Under ASBA based application, application amount payable to securities applied is blocked in the bank account. It makes a lien, lien मतलब एक 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 lien मतलब होता है कोई एक restriction लगा देना,
lien on amount payable as application money on securities applied after the company has allotted securities. Bank debit applicant's bank account by the amount payable on allotted securities and remove the lien on the balance amount. पूरे 1,000 करोड़ पे लियन लगा दिया, 800 करोड़ के शेयर इशू हो गए मेरे नाम पे, 800 करोड़ के शेयर मेरे, 800 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट से कट जाएगा, 200 करोड़ रुपए कहाँ रह जाएगा, मेरे अकाउंट में होगा, वो फ्री हो जाएगा, मैं उसे यूज कर सकता हूँ। कब? जब इशू प्रोसेस खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब कहीं देखो हमारी इतनी इंटरनेशनल डीलिंग चल रही होती है, नेशनल डीलिंग चल रही होती है, पता चला हमने, एसबीआई ने, जैसे जैसे बैंक होते हैं ना, ये कर्जा भी लेते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एलआईसी से बोला कि हमें 5,000 करोड़ का लोन दे दो। पता चल, हाँ, इंटर बैंक नहीं, इंटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इंटर बैंक भी होता है, वो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉल मनी कहते हैं उसको। जब एक बैंक दूसरे बैंक से उधारी लेता है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, वो कॉल मनी बोली जाती है, बिजनेस स्टडीज में है वो। हाँ, कोई बात नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि हमने अगर कोई एसबीए नहीं करके रखा तो पैसा निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो वो पैसा हिलेगा नहीं आपका, एंड यू विल सक्सेसफुली गेट द। तो ये है वो तरीका जिसके थ्रू कंपनी सक्सेसफुली अपने अमाउंट को क्या करती है, ब्लॉक करती है किसी पब्लिक इशू के लिए, और सामने वाली कंपनी के लिए क्या रहती है, वो श्योरिटी रहती है कि उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो या तो चेक से आप शेयर खरीद लेंगे, या डिमांड ड्राफ्ट से खरीद लेंगे, या सीधा बैंक अकाउंट से खरीद लेंगे, या क्या करेंगे, एएसबीए प्रोसेस से आप क्या खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। इस पर क्वेश्चन बनेगा, देखना आप, आपके स्कूल एग्जाम में। आपकी स्कूल एग्जाम तो खैर मैं क्या बोलूं, लेकिन आगे की हम बात कर सकते हैं। चलिए, अब आ रहा है हमारा, अब मतलब अब हम असली चीज पे आए हैं, फोर फीचर प्रोराटा। पर प्रोराटा लेके चलेंगे पहले, फिर फोर फीचर करेंगे। चलिए यहां से शुरू करते हैं। पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिखने शुरू हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अमाउंट, दो एप्लीकेशन है, तीन अलॉटमेंट है, बैलेंस इन टू इक्वल कॉल्स है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स। डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। याद होगा आपको, जब मैंने बिल्कुल शुरू शुरू में आपको बताया था, मैंने बताया था आपको बिल्कुल शुरू शुरू में कि इशूड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। आपने 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास कि एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000 शेयर्स की, एप्लीकेशन रिसीव्ड 9,000 शेयर्स की, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 40,000 शेयर्स। ये क्या कहलाएगा आपका? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ये क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रोरेटा अलॉटमेंट यहां नहीं होता, यहां नहीं होता, यहां होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन के शेयर भी मैंने कराए थे आपको, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर में। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन तो हम सारे क्वेश्चन वही कर रहे हैं, वो ओवर सब्सक्रिप्शन आया था। अब आप मुझे बताइए कि 40,000 के शेयर थे आपके पास, 40,000 एप्लीकेशन आई, शेयर देने 10,000। तो पहला मेथड क्या होगा? पहला मेथड 10,000 को, 10,000 और 30,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट, और रिजेक्ट। ठीक है जी, एक तरीका ये हो गया। जो पहले 10,000 थे उसको दे दिया, बाकी 30,000 को बोला भैया बाय बाय, खत्म हो गए, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा मेथड क्या किया हमने कि 40,000 को प्रोपोर्शनेटली कितने शेयर दे दिए? 10,000 दे दिए, हर बंदे को दिए। जिन्होंने 4 अप्लाई करे थे वो एक शेयर दिया, 4:1 के रेशो में शेयर दिए, 4:1 के रेशो में शेयर दिए। एवरी एप्लीकेंट गॉट द शेयर्स, लेकिन 4 अप्लाई करा था, एक मिलेगा, 8 अप्लाई करा था, 2 मिलेगा, ऐसे करके दिया। इसे कहते हैं, ये कहलाता है क्या? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज प्रो रेटा प्रोपोर्शनेट, प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं उसको, प्रो रेटा अलॉटमेंट, ऐसे। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हम क्या करते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, तीसरी कंडीशन ध्यान से देखना जरा, कि
10,000 को क्या दे दिया? फुल। 10,000 को क्या दे दिया? नहीं, रुक जाओ। पहली कंडीशन में हमने क्या किया? 5,000 को कितने दे दिए? फुल दे दिए, पूरे फुल। फिर जो 10,000 को क्या दिया हमने? नील। और बैलेंस कितना बचा? 25,000। उनको कितने दे दिए? 5,000। प्रोराटा दे दिया। 5,000 को 5,000 दिया, बच गए 5,000 शेयर्स। 10 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते ना। 10,000 को नील, कुछ नहीं दिया। अब 15,000 को 5,000 चले गए ना। बचे हुए 25,000 को कितने दे दिए? 5,000। ये प्रोराटा लॉट मतलब मिक्सचर हो गया। कुछ को कुछ नहीं दिया, कुछ को पूरे दे दिए, कुछ को क्या कर दिए? पोर्शनेट दे दिए। इसे प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं। ठीक है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट अपने आप में, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब न्यूट्रल क्वेश्चन है। और जब हम आगे करेंगे आगे, देखिए ये रहा। 5,000 रिजेक्ट कर दिए, 3,000 को 5,000, 5,000 को दे दिए 20,000, ऐसे वाला जो है ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये रेशियो 4:1 है ना। लेकिन अगर बोल रहा है कि शेयर्स वर इशूड इन द रेशियो 4:1, इसका मतलब चार अप्लाई करे थे तो एक अलॉट हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा शेयर्स वर इशूड इन द रेशियो 1:4, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि एक अप्लाई करे और चार अलॉट कर दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो चाहे 4:1 हो चाहे 1:4 हो, रेशियो 4:1 ही रहेगी। प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि आप अप्लाइड से ज्यादा नहीं शेयर दे सकते हो उसे। आप अलॉटेड शेयर जो है वो ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे मान लिया कि मैं बोल रहा हूँ कि शेयर्स वर अलॉटेड इन द रेशियो 1:4, यानी वन अप्लाइड और फोर अलॉटेड, ऐसा कभी नहीं होगा। वन जो होगा हमेशा अलॉटेड होगा, और ज्यादा वैल्यू वैल्यू हमेशा अप्लाइड होगी। अभी आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा, देखो यहाँ पर। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, मैंने लिख रखा है वैसे यहाँ। ये देखो ये रहा। क्या लिखा है? दीज शेयर्स वर इशूड इन द रेशियो 2:4। इसका क्या मतलब है? कि दो अप्लाइड करके चार अलॉटेड नहीं। इसका मतलब है फोर अप्लाइड तो कितने अलॉटेड? दो अलॉटेड। इस रेशियो में काम हो रहा है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ करके दिखा रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन फिर आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 40-50 क्वेश्चन का ये रास्ता है हमारा। और हाँ, 37 के करीब इसमें क्वेश्चन होंगे। और फिर बुक के क्वेश्चन भी हैं। 50 क्वेश्चन चलेंगे, चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज तारीख कितनी हो रही है? 15 एग्जैक्टली, आधा महीना है। और आधे महीने के अंत तक मुझे इशू ऑफ डिवेंचर भी कराना है। डिवेंचर में चार क्लासेस 2-2 घंटे की लगेंगी कम से कम। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ी क्लास करते हैं। और अगर हम दिसंबर तक ये अगस्त तक पूरा कर लेंगे चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर और इशू ऑफ शेयर्स, तो फिर आपके लिए, फिर आप फर्स्ट सम कंफर्टेबली दीजिए। और फिर अक्टूबर में हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा। वरना फिर नवंबर 15-20 तक चला जाता है। आइए देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड कितने शेयर्स? 10 ईच का था। ऑन विच अमाउंट पेबल इज टू ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस इन टू इक्वल कॉल्स। एप्लीकेशन फॉर रिसीव ऑफ 50,000 शेयर्स। डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया क्या देना है, प्रो रेटा बेसिस पर शेयर देना है। कैसे करेंगे? मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है औरों के साथ। आइए कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ अप्लाइड, ऐसे करके अप्लाइड। और फिर एक लाइन डालता हूँ नीचे इस तरह, ऐसे। और फिर यहाँ लिखता हूँ मैं क्या? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके लिए मैं आगे से शॉर्ट फॉर्म एएमआर यूज करूंगा। क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा मैं? एएमआर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अभी तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। फिर यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या? अलॉटेड। ये ये एप्लीकेशन स्टेज है, एप्लीकेशन। यहाँ मैं शब्द यूज करूंगा शेयर कैपिटल। यहाँ मैं क्या करूंगा उसके बाद? अलॉटमेंट स्टेज। और इसके बाद यहाँ मैं यूज करूंगा बैंक। ये यूज होगा किसके लिए? रिफंड होने के लिए। और ये लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, इसको भी लिख लेना। दो एप्लीकेशन है, तीन अलॉटमेंट है, और टू इक्वल कॉल्स,
तो कैसा इसका बाइफरकेशन बताइए मुझे, क्या बाइफरकेशन देखेंगे इसका? एप्लीकेशन कितने का है? एप्लीकेशन कितने का है? दो का। अलॉटमेंट कितने का है? तीन का। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 10 है। कितना? 2.5 और 2.5। यहाँ एप्लीकेशन स्टेज पे कितना लिखूंगा मैं? 2 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना लिखूंगा? 3 रुपया। बस इतना लिखना है मुझे, और कुछ नहीं करना। दिस इज व्हाट आई हैव टू राइट। अब मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली है? फ्लाइट 50,000 है। मैं शेयर कितने दे सकता हूँ? 10,000, ठीक है। और यहाँ डबल लाइन आपको लिखनी है, डबल लाइन। मैं आपको बताऊंगा डबल लाइन क्यों कर रहे हैं। ये एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है आपको। और एप्लीकेशन मनी कितने की मिलने वाली है आपको? ये 2 रुपए की मिलने वाली है। चलिए, पहले ये स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने पास। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। करें? 50 × 2 कितना पैसा मिला आपको? 1 लाख। एग्रीबडी एग्रीड? 50 × 2 1 लाख। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 50 × 2 कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। चलो, अब जरा ध्यान रखना, ये डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग जो होगी वो चलेगी अप्लाइड के साथ, और डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग चलेगी किसके साथ? अलॉटेड के साथ। ये जो बाइफरकेशन दिया ना डबल लाइन का, इससे लेफ्ट हैंड साइड पे अकाउंटिंग चलेगी अप्लाइड के साथ, इसके बाद की अकाउंटिंग चलेगी अलॉटेड के साथ। कैसे, मैं दिखाता हूँ। डबल लाइन से पहले का कैलकुलेशन समझ में आया सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन सबको? सब नोट कर ले, मेरे साथ साथ चलेंगे। अब देखिए, 10 × 2 कितना होता है? 20,000। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, आपके पास 1 लाख था ना? एप्लीकेशन एप्लीकेशन का पैसा हम मैक्सिमम कहाँ तक लगा सकते हैं? अलॉटमेंट तक। अगर कुछ नहीं बोला तो उसके बाद पैसे को क्या करना पड़ेगा? रिफंड। और नहीं रिफंड करेंगे तो कॉल से एडवांस बनेगा, 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नो बडी पेज 12% इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो एक्सेस मनी कहाँ ले जाएंगे? वापस कर देंगे। कॉल से एडवांस में सीखा था। जब तक क्वेश्चन बोले ना तब तक एक्सेस मनी को कॉल तक नहीं लगाना है। ठीक है जी। अब देखिए, 10 × 2 20। अब मुझे बताइए, एक्सेस पैसा कितना है आपके पास? एक्सेस 1 लाख -20,000। एक्सेस कितना है? 80,000। एग्री करते हैं इस बात को? ठीक है। और एक लाइन और लिख रहा हूं, ड्यू या रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट। अब आपको अलॉटमेंट पर जरूरत कितने पैसे की है बताइए? 10,000 इंटू थ्री की। कितनी की जरूरत है? 30,000। एग्री करते हो इस बात से? आपके पास एक्सेस मनी 80,000 है। एक अनपढ़ बच्चा क्या करेगा? पूरा का पूरा 80 यहां डाल देगा। यार तुम्हें जरूरत है 30 की, और तुम डाल रहे हो 80 की। तो तुम्हें 30 रोटी की भूख है और तुम 80 रोटी खा रहे हो, तो पेट फटेगा तुम्हारा। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ से गलत हो जाएगा। तो इस अलॉटमेंट स्टेज में मैक्सिमम 30,000 ही तो रख सकता हूं मैं। रूल क्या है? एक्सेस या ड्यू, विच एवर इज लेस। क्या लिखेंगे? इन दोनों में से क्या? विच एवर इज लेस। इनमें से लेस कौन सा है? 30,000। आई विल पुट 30,000 यहाँ। तुम बोलोगे सर, फिर जो बैलेंस 50,000 बचा उसका क्या? रिफंड। बैलेंस 50,000 को क्या कर देंगे हम लोग? रिफंड कर देंगे। ये बचा ना 50,000 का बैलेंस, ये बैलेंस क्या हो जाएगा? ये रिफंड हो जाएगा बैलेंस। चला गया। बात समझ में क्या कर रहे हैं? अच्छा सोचो, एक बार सोचना प्लीज, अभी नोट करिए। मान लो यहाँ पर होता है मेरे पास 50,000। 50,000 होता, 20 लग गया, 30 बचा, यूज हो गया पूरा। यहाँ बचता 40,000। 40 में से कितना लग गया? 20। बचा कितना? 20। जरूरत कितने की थी? 20 की। ठीक है। जरूरत है 30 की और अवेलेबल कितना? 20, विच एवर इज लेस। 20 लगाते हैं वहां पर। मान लो इस जगह पर अगर मेरे पास कितना होता? 20 अवेलेबल होता, तब मैं क्या करता? विच एवर इज लेस कौन सा है? तो 20 रखता, फिर तो रिफंड ही नहीं होता कुछ। आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अरे मतलब देखो, इसको भूल जाओ। आपके पास मान लो इस स्टेज पर मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है? सिर्फ 40,000 अवेलेबल है। मान लो 40 अवेलेबल है। 40 में से
20 चला गया तो एक्सेस बचा कितना, 20। और रिक्वायरमेंट कितने की, 30। फॉर्मूला क्या, विच एवर इज लेस, तो मैं 20 को वहां लिखता। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या था, अभी क्वेश्चन में तो आपके पास नॉर्मल है। ये वर्किंग बन गया, आपका काम खत्म। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज वर्किंग, इतनी वर्किंग करनी है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। ये वर्किंग में किसी को कोई डाउट लग रहा है, बताइए, बोलो। कहाँ अड़चन है बताओ, चेहरा बता रहा नहीं समझ में आया। अरे नहीं नहीं, कहाँ नहीं। तुम्हारे पास एक्सेस मनी कितनी, 80,000। तुम्हें जरूरत कितने की, 30। तो तुम 80 रखोगे, 30 रखोगे वहां पर, बस खत्म, वही है। 50,000 रिफंड हो जाएगा। अगर यहाँ 30 होता, यहाँ भी 30 होता, तो दोनों बराबर थे, 30 रखता। लेकिन अगर ऊपर 20 होता, नीचे 30 होता, तो 20 रखते, तब एक्सेस बचता ही नहीं कुछ देने के लिए। कहाँ, वो तो बाद में आता ना फिर। अभी अभी तो एप्लीकेशन स्टेज है, अलॉटमेंट भी तो आएगी अभी। तब अलॉटमेंट के स्टेज पे लेते। अगर मान लो मेरा 20,000 एप्लीकेशन पे आ गया, तो मैं अलॉटमेंट तो करूंगा ही ना आगे चल के। बाकी पैसा उस अलॉटमेंट वाली कॉल में आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ एप्लीकेशन मनी को कैसे एडजस्ट करते हैं वो बता रहे हैं। अभी तो क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं। अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे बनता। अब जनरल एंट्री कैसे करनी है, देखिए जरा। पहली जनरल एंट्री, बैंक डेबिट। कितना करेंगे बैंक डेबिट, बताइए मुझे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000। 10,000 इंटू कितना कर रहे हैं, 10,000। तो एप्लीकेशन मनी कितने की है, ये एप्लीकेशन मनी है यहाँ पर। वी हैव रिटर्न एप्लीकेशन मनी है, ये रही एप्लीकेशन मनी। तो कहाँ चली गई, ये रही। 2 रुपए की एप्लीकेशन मनी है। विल राइट, दो, 20,000। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसे, ऐसा हम करते थे कब, अभी लिखना मत अभी। ऐसा कब करते थे हम, जब नॉर्मल क्वेश्चन होता था। ये क्वेश्चन क्या है, प्रो डाटा का। आपको एप्लीकेशन मनी 10,000 पे नहीं मिली है, आपको एप्लीकेशन मनी कितने पे मिली है, सी द क्वेश्चन। एप्लीकेशन कितनी मिली है, एप्लीकेशन 50,000 की मिली है। तो भाई वैसा नहीं करेंगे, यू विल राइट 50,000 इंटू टू। सबसे बड़ी गलती यही होती है, ये गलती नहीं करना है। ऐसे, यू गॉट एप्लीकेशन मनी विद रिस्पेक्ट टू 50,000 शेयर्स। 10,000 थोड़ी मिली है आपको, नहीं। पहले क्या करते थे, 10,000, 10,000, 9 तो 9। लेकिन अब तो 50 मिल गई ना, क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर 2 एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख। और अब जो हमने टेबल बनाई है वो हमारे काम आएगी। शेयर कैपिटल के नाम पे कितना लिखूंगा, 20। अलॉटमेंट के नाम पे कितना लिखूंगा, 30। और रिफंड कितना लिखूंगा, 50। तो क्या बनेगी एंट्री, 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000। और 2, बैंक बोलकर कितना, 50,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, दैट्स योर एंट्री। 2 एंट्रियां बन गई आपकी। तो ये जो टेबल बनी है पूरी वाली, इससे क्या होगा आपका, एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट होती है वो पता चलता है। इस पर कोई डाउट है, पता चला ये एंट्री क्यों करी है 50 से। फिर आपने देखा आपने पैसा कैसे रिफंड करा, एप्लीकेशन का एप्लीकेशन पे लगाया, एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक ले गए। अलॉटमेंट तक ले जाना तो लेजिमेट है, लेजिटिमेट है। अलॉटमेंट के बाद का पैसा क्या कर दिया, वापिस कर दिया। लेकिन अगर बोलता कि पैसा टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, तो फिर मैं कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट खोल देता। फिर अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, अभी तो पहला क्वेश्चन है, बहुत आएंगे। ठीक है जी, चलो हो गया ये। अब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, करें। आइए देखिए, नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या अब अलॉटमेंट में 50 से करूंगा या 10 से करूंगा, 10 से।
बाकी पैसा तो रिफंड हो गया ना। अब मेरी अकाउंटिंग किससे चलेगी? 10,000 शेयर से चलेगी। सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज पे लोचा होता है बस। बाकी का क्वेश्चन अब 10,000 से ही चलेगा। तो क्या करूंगा मैं? 10,000 इंटू वट वॉज द मनी ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा 33, इंटू थ्री, कितना? 30,000। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, ऐसे। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। क्या बारी आई? पैसा लेने की। ले। 30,000 लेंगे ना, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। नहीं बनेगी। क्या होगा? एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? देखो, देखो अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया। याद है मैंने पहले बताया था, अलॉटमेंट इज डेबिटेड बाय 30, अलॉटमेंट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय 30। पैसा बचेगा नहीं। और फिर समझो, पहली एंट्री होती है ये, और दूसरी एंट्री होती है ये, याद है सीक्वेंस? और फिर ये एंट्री होती है। हाँ, पर क्योंकि एक ही दिन होता है इसलिए फ्लिप कर देते हैं। तो अब आपको पैसे लेने की एंट्री लिखनी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीव्ड द मनी। तो दूसरी एंट्री में, तीसरी एंट्री आपकी हो जाएगी अलॉटमेंट का पैसा। अच्छा, अगर इस स्टेज पे अलॉटमेंट 24,000 होता तो 6,000 की करते। अलॉटमेंट 10 होता तो कितनी? 10 करते। न होता तो पूरे की करते। अंडरस्टूड द पॉइंट? है ना? कुछ भी नहीं। बढ़िया, आज की अचीवमेंट कुछ भी नहीं। नाउ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 10,000 इंटू 2.5, 25,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन बोला बैंक? बैंक तो अभी बताया तो भाई, बैंक नहीं आएगा अब। बैंक क्यों आएगा बोलो तो? अरे ऑल अच्छा क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 5, बैंक डेबिट, पूरा पैसा मिलेगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाउ मच मनी इज रिसीव्ड? 25,000 और 25,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हो गया रिसीव पैसा। डन। दिस इज योर एंट्री। नंबर 5, अलॉटमेंट ड्यू का फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल का पैसा ले लिया। और अब हमारे पास क्या एंट्री बनती है? एक और। चलो थोड़ा सा आगे। एंट्री नंबर कितना बनेगी? 6। 6 कैसे? 6, एंट्री नंबर 6, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2.5 ही रहेगा। 25,000 से, और कितने से? 25,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू हो गई। और नंबर 7, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना? 25,000 और 25,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल फिनिश, इट्स गॉन टू फिनलैंड। खत्म। हो गया क्वेश्चन। कितना आसान है। प्रोराइटर का क्वेश्चन ही था, लेकिन जो थोड़ा बहुत टेक्निकल था, कहाँ था वो? एप्लीकेशन स्टेज पे था, और तो कुछ था ही नहीं। सो एवरीबडी इज डन दिस। सब लोगों ने किया इसको, है ना? अब अगर सबने कर लिया, इसे नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से ऑनलाइन में जो लोग बैठे होंगे वो भी कर पाए होंगे। अब अगर आपने ये कर लिया तो, अब आपने ये कर लिया तो जरा ये करके दिखाइए, ये वाला सेकंड एंट्री। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स, और टू द एक्सटेंट applications were oversubscribed to the extent of 50,000 शेयर, डायरेक्टर डिसाइडेड टू प्रोराटा बेसिस, ऑल द मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। नॉर्मल, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 2, 3, 2.5, 2.5, ये क्वेश्चन आपके सामने, करिए सॉल्व। आइए, क्वेश्चन कैसे बना था?
ये क्वेश्चन ऐसे होना था, देखिए जरा ध्यान से देखेंगे। ऐसे 1,20,000 ऐसे। ये कितना होना था? 1,20,000 था ना, ये 60-70 हजार। ये करना था। उसके बाद पहली एंट्री क्या होनी थी? उसके बाद पहली एंट्री, फिर एंट्री क्या होनी थी? 1,20,000, 1,20,000। फिर यहाँ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? 1,20,000। और ये वाली एंट्री जो होनी थी, 1,20,000। बैंक में होना चाहिए था कितना? 70,000। बाकी क्वेश्चन सेम। कितने लोगों ने करा ऐसा? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। यानी कि 10 में 50 जुड़ना है, एप्लीकेशन मिली 60 की। और ऊपर वाला सिर्फ क्या था कि एप्लीकेशन 50 है। जब ओवर सब्सक्राइब्ड, ऐसे ऐसे नीचे, इशू वॉज ओवर, एप्लीकेशन वर ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 40,000। 20 + 20, 60 बनना है। इसका मतलब ये है। हाँ, टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब वो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जुड़ना है। समझ में आया? और नॉर्मल में था। तो ये पहले तीन क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से हैं। और देखिए तो आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसे? हाँ, पहले तीन क्वेश्चन उस तरह के हैं। ये आप कर पाएंगे। और अपनी बुक निकालिए जरा। अब तो आप 92 तक के क्वेश्चन कर पाएंगे। देखना पंड्या। देखिए 16 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं। सॉरी, हम तो इश्यू शेयर्स पे है ना। ये कंसिडरेशन 37 वाला नहीं करना है। क्वेश्चन 50, 51, 52, 54, 55। देखो क्वेश्चन 50, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मिनिमम इशू प्राइस सब है। 62 क्वेश्चन, 63, 65, फॉरफिशन री इशू शेयर्स, 91 तक के क्वेश्चंस। 91। पहले 50 पहले 51 तक दिया था ना। अब 91 तक के क्वेश्चंस। ये आपके ग्रुप में आप आराम से कर पाएंगे इन्हें। इनके बीच में जो प्रोराटा है ना, वो नहीं करना। बाकी आराम से हो पाएगा, बहुत आराम से। सब कुछ सिखाया हुआ है। तो जो अगली क्लास हमारी संडे के दिन होगी, उसमें मैं आपको ये बचे हुए क्वेश्चन जो है ना, ये वाले, ये बचे हुए क्वेश्चंस जो हमारे पास, इनको हम लेके चलेंगे। ये वाले बचे हुए क्वेश्चंस है। और समझ लीजिए प्रोराटा का वो क्या क्लोजिंग फेज होगा। इसके बाद में आपको कंसिडरेशन अदर देन एक छोटा सा पार्ट होता है, वो करना है। पहले अगर संडे की क्लास हम कर लेते हैं, 2 या 3 क्लास में हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो बी कम ऑन संडे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आज बंद कर रहा हूँ।